हेलो बच्चों, कैसे हो? चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीपीपी नंबर 7। और डीपीपी नंबर 7 में पहला क्वेश्चन जो है वह पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया, तो इसका ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम गुने मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दूसरा है कि कंसीडर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन द फिगर व्हेन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द स्फेरिकल सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू। इसमें आपको फिगर दिया हुआ है, इस प्रकार फिगर है। यहाँ चार्ज है Q1, यहाँ चार्ज है Q2 और यहाँ चार्ज है Q2 और यहाँ चार्ज है Q3। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके कारण होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके कारण होगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह किसके कारण होगा? सिर्फ उसी चार्ज के कारण होगा जो चार्ज इसके भीतर है, यानी आंसर इसमें फ्लक्स जो होगा ड्यू टू ओनली Q1 एंड Q3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सिर्फ Q1 और Q3 के कारण ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट इन एयर इज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, हवा में रख दिया गया है, तो उससे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा। तो बाय गॉस लॉ हम जानते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल यानी एक क्लोज्ड सरफेस से कितना होता है Q इन बाई इप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर 1 बाई इप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? 1 बाई इप्सिलॉन नॉट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इप्सिलॉन नॉट के पावर -1। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि एक सिस्टम है, इन ए सिस्टम एन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर प्लेस्ड इन ए क्लोज्ड सरफेस, द वैल्यू ऑफ इमर्जेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम इनक्लोज्ड सरफेस। कोई भी सरफेस है उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल में ध्यान दीजिएगा -Q चार्ज भी होता है और +Q चार्ज भी होता है। तो टोटल चार्ज एक डाइपोल पर क्या होता है? 0। टोटल चार्ज एक डाइपोल पर 0। तो ऐसा एक डाइपोल रखो या 2 डाइपोल रखो या n डाइपोल्स रखो, कितने भी डाइपोल्स रखो, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा? Q इन बराबर 0 हो जाएगा। सो बाय गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0। कोई चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो इसीलिए चौथा का भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इजी क्वेश्चन है। पांचवा में है पांचवा क्वेश्चन है कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर इज 10 न्यूटन पर कूलम एंड इट्स रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। क्या है? हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर के कारण अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। सेंटर पे क्या? इनसाइड में कहीं भी सिर्फ चार्ज इसके सरफेस पर रहता है, अंदर में हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अंदर में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द सरफेस डेंसिटी ऑन द सरफेसेस ऑफ 2 चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 आर इक्वल। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज ऑन द सरफेस। कह रहा है कि चार्ज डेंसिटी बराबर है। एक स्फीयर है जिसका रेडियस R1 है, दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस R2 है। इस पर भी चार्ज सिग्मा है, इस पर भी चार्ज सिग्मा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा चार्ज डेंसिटी। कह रहा है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज ऑन द सरफेस। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस पर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। और Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर होता है सिग्मा गुने 4 पाई R स्क्वायर अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इससे क्या मालूम चला? सिग्मा बाई
इप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, यानी रेडियस कट ही जा रहा है, तो अगर चार्ज डेंसिटी बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर होगा। चार्ज डेंसिटी अगर बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1:E2 बराबर हो जाएगा 1:1। क्यों, इप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है और सिग्मा देख रखा है कि बराबर है। जिसका रेडियस ज़्यादा होगा ऑटोमेटिक उस पर चार्ज भी ज़्यादा होगा, जिसका रेडियस छोटा होगा चार्ज भी छोटा होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज डेंसिटी दे रखा है कि बराबर है। तो सिंपली आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, कहता है कि रेडियस ऑफ ए हॉलो स्फीयर इज r एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर बिकम्स हाफ, द चार्ज ऑल्सो बिकम्स हाफ and charge also becomes half, then the value of emergent total flux from the surface of the sphere is। देखो, एक ऐसा स्फीयर है, इसका रेडियस, इसके अंदर चार्ज रख दिया है q, फिर कह रहा है कि इसके रेडियस को कम कर दिया गया और चार्ज को कर दिया गया आधा, तो फ्लक्स, भैया तो फ्लक्स जो होता है सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करता है कि अंदर में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। अगर एक क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स के पूछा जाए तो क्लोज्ड सरफेस कितना बड़ा है इससे कोई माने मतलब नहीं है, पूरे क्लोज्ड सरफेस के भीतर कितना चार्ज है यही डिसाइड करेगा कि टोटल फ्लक्स क्या होगा। यही तो गॉस लॉ है क्या। तो यहाँ रेडियस बड़ा हो या रेडियस छोटा उससे मतलब नहीं है, यहाँ चार्ज से मतलब है। तो पहले वाले केस में जो फ्लक्स होगा वह हो जाएगा Q/ε0 और दूसरे वाले में जो फ्लक्स होगा वह हो जाएगा Q/2ε0, क्योंकि चार्ज यहाँ आधा हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो देन द वैल्यू ऑफ इमरजेंट टोटल फ्लक्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इज, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, Q/2ε0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कि रेडियस को आधा कर दिए, चार्ज को आधा कर दिए, तो क्या होगा फ्लक्स पर। तो बेसिकली चार्ज को आधा किए, इसी बात पर ध्यान देना है, रेडियस को आधा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर रेडियस अभी भी अगर उतना भी रहता तब भी आंसर यही होता। यहाँ आंसर बदला है, वह किसके कारण, चार्ज के आधा होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ठीक, अब यहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिंगल करेक्ट आंसर। कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो भैया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे कोई भी क्लोज्ड सरफेस अगर रखते हो तो इससे टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टोटल फ्लक्स क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि जितना फील्ड लाइंस जाएगा उतना ही फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा। टोटल फ्लक्स जीरो, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज है नहीं। अगर अंदर में चार्ज होता तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही नहीं होता क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कहने का ही मतलब है कि इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं था और यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, तो टोटल इनक्लोज चार्ज जीरो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्यूब ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर। साइज कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें कोई भी क्यूब दे तब, स्फीयर दे तब, सिलेंडर दे तब, टोटल सरफेस टोटल फ्लक्स उससे जीरो हो जाएगा। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द 1 कूलम ऑफ चार्ज इन वैक्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो जब भी पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा जब भी पूछे तो यह वास्तव में पूछ रहा है आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज इन वैक्यूम। वैक्यूम में 1 कूलम अगर चार्ज है तो फ्लक्स क्या होगा, 1/ε0। टोटल फ्लक्स यही हो जाएगा, Q/ε0 होता है यानी 1/ε0, यानी क्या हो जाएगा, 1/ε0 हो जाएगा 4 पाई गुने 9 × 10⁹ इतना
जो भी यूनिट है। तो फील्ड लाइंस अगर पूछ रहा है तो यही हो जाएगा 36 पाई गुने 10⁹ बस इतना लिख लेना है, ठीक है। अब इसको गुना करके जो लिखो, यही आपका आंसर हो गया। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बोले तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जब भी पूछे तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दो इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दो, वही माना जाएगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। 10वां, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज enclosed by a spherical Gaussian surface get affected when its radius is increased? If radius is increased without changing the amount of charge enclosed by it, then no change on electric flux, कोई फी प्रभाव इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर नहीं पड़ेगा। अगर आप रेडियस बढ़ा रहे हो लेकिन अंदर में कोई चार्ज, जैसे यह चार्ज क्यू है तो ये छोटा रेडियस रहे तब या यह बड़ा रेडियस रहे तब, दोनों केस से फ्लक्स जो होगा क्या होगा, फ्लक्स बराबर सेम इन बोथ फ्रॉम बोथ स्फीयर, दोनों स्फीयर से फ्लक्स आपको सेम ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, if the total charge enclosed by a surface is 0, does it imply that electric field everywhere on the surface is 0? कह रहा है कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड 0 है, Q इन बराबर 0 है, तो क्या यह इंप्लाई करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 0 है? नहीं, गलत बात, यह ऐसा इंप्लाई नहीं करता है। यह क्या इंप्लाई करता है? इट इंप्लाइज दैट टोटल फ्लक्स इक्वल टू 0, यह सही बात है। यह क्या है? सही बात है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दें -Q और +Q, तो आप जानते हो कि एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, लेकिन टोटल फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पर भी देखोगे तो यह इक्वेटोरियल लाइन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 होगा, बट फ्लक्स टोटल 0, टोटल फ्लक्स होगी, किसी खास जगह से नहीं, किसी खास एरिया से नहीं, बल्कि टोटल फ्लक्स 0 होगा, ठीक है। टोटल नेट फ्लक्स 0 होगा, यहाँ से अगर प्लस है तो यहाँ से फिर माइनस होगा, यानी टोटल फ्लक्स 0 होगा। लेकिन एक छोटे से एरिया को कंसीडर कर लो तो फिर उससे फ्लक्स 0 नहीं होगा, ठीक है, ये बात। दूसरा चीज इसमें है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन द सरफेस इज 0, डज इट इंप्लाई दैट नेट चार्ज इनसाइड इट इज 0? ये बात है। कह रहा है कि कोई क्लोज्ड सरफेस हम लेते हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। अगर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब फ्लक्स क्या होगा, 0। इसका मतलब टोटल फ्लक्स भी हो जाएगा 0, और टोटल फ्लक्स 0 का मतलब है कि Q इन बराबर 0। यह बात सही है। तो उसमें दो स्टेटमेंट दिया है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। यानी टोटल चार्ज कह रहा है कि अगर टोटल चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड 0 होगा। यानी कहने का मतलब कि Q इन बराबर 0, तो यह इंप्लाइज नहीं करता है E बराबर 0, लेकिन इधर से सही है, अगर E बराबर 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर तो Q इन बराबर 0 होगा, वाइस वर्सा इज करेक्ट, ठीक है। चलिए 12 नंबर, a charge Q is enclosed by a spherical surface of radius r. If the radius is reduced to half, how would the electric flux through the surface change?
कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेडियस इतना है, चार्ज इनक्लोज्ड क्यू है, अब रेडियस को आ रहा है छोटा कर दिया गया, अभी भी चार्ज इनक्लोज्ड क्यू है, तो टोटल फ्लक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। आपको स्क्रीन पर फोटो है 13 नंबर क्वेश्चन में, और इसमें कहा जा रहा है कि रैंक द गॉसियन सरफेस एज शोन इन द फिगर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्ट नेगेटिव टू, मतलब मोस्ट नेगेटिव को सबसे कम मानना है, उसके बाद बढ़ते जाना है, लेस नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए आप प्रत्येक सरफेस में चार्ज इनक्लोज्ड निकालो, यह सरफेस हो गया और यहाँ क्यू इन, जो सबसे ज़्यादा चार्ज को इनक्लोज करेगा उससे फ्लक्स सबसे ज़्यादा होगा। तो ए वाले से कितना होगा, ए के भीतर में माइनस क्यू भी है, प्लस क्यू भी है और प्लस 2 क्यू भी है, माइनस क्यू भी है, प्लस क्यू भी है और प्लस 2 क्यू भी है, यानी टोटल हो गया प्लस 2 क्यू चार्ज। बी से, बी के अंदर में अगर देखो तो बी के भीतर में सिर्फ क्या है, बी के इनक्लोज्ड प्लस 2 क्यू है और माइनस क्यू है, माइनस क्यू है और प्लस 2 क्यू है, तो यहाँ हो गया प्लस क्यू। सी के अंदर देखो, सी के अंदर देखोगे तो माइनस क्यू है और प्लस क्यू है, सी के अंदर माइनस क्यू है और प्लस क्यू है। और डी के अंदर अगर देखो तो डी के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ माइनस क्यू ही है। तो यानी यह नेगेटिव फिर या जीरो या प्लस है, ऑलरेडी यह अरेंज ही है, यानी डी का सबसे कम होगा, फिर सी का, फिर बी का और फिर ए का। ए के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और डी में सबसे कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। यह पॉजिटिव है, यानी इस सरफेस से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, डी में उतना ही फील्ड लाइंस अंदर की ओर जाएगा, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है। ठीक है, तो हमको सिर्फ चार्ज इनक्लोज देखना था, जिसका चार्ज इनक्लोज ज़्यादा फ्लक्स उससे ज़्यादा। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा था, अदरवाइज आप मैग्नीट्यूड की बात करो तो डी और बी केस में सेम ही मैग्नीट्यूड होगा, बस फर्क ये होगा कि इसमें जितना फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा होगा, इसमें फील्ड लाइंस अंदर जा रहा होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था कि नेगेटिव वाला को हमको कम मान के बनाना है, लेकिन ऐसा आप हमेशा नहीं कि नेगेटिव का मतलब कम ही हो, ये सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रहा है। 14 नंबर, में है कि कंसीडर द चार्ज कन्फिगरेशन एंड ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन द फिगर, विच चार्ज विल कॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस एंड विच चार्ज विल कॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। देखो यही है, माइनस क्यू, यह प्लस Q1 माइनस Q1 और यह Q2। ठीक है, प्लस Q1 माइनस Q1 और Q2। तो कह रहा है कि कौन कौन सा चार्ज रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए और कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और कौन कौन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। तो ऐसा करते हैं, यहाँ 3 कर लेते हैं, Q1 माइनस Q3 और Q2। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ क्या है, देखिए अब आते हैं 14th नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर क्वेश्चन में कंसीडर द चार्ज कन्फिगरेशन एंड ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन द फिगर, विच चार्ज विल कॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस एंड विच चार्ज विल कॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो यहाँ फिगर बना हुआ है, प्लस Q1 है, माइनस Q3 और यह Q2। यहाँ जो फ्लक्स होगा ड्यू टू ओनली चार्ज इनक्लोज्ड बाई इट, यानी Q1 एंड माइनस Q3 के कारण होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ड्यू टू सब के कारण, प्लस Q1 माइनस Q3 एंड प्लस Q2। ये हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी देखे थे। ये है फ्लक्स, जब निकालेंगे तो टोटल इसके कारण फ्लक्स 0 हो जाएगा, हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। उसके बाद है 15th नंबर क्वेश्चन। ये छोटा असाइनमेंट ही था। 15th नंबर में है कि डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ से क्या करना है, कूलम्स लॉ निकालना है, गॉस लॉ से कूलम्स लॉ। तो गॉस लॉ से कूलम्स लॉ यानी आपको यह सही मानना है,
यह आपको सही मानना है कि यह होता है, और टू प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² हो जाएगा एक सिंगल चार्ज के कारण। तो ऐसे में क्या करना है, ये कंसीडर करना है, हम इसको डिटेल्स में पढ़ाए हुए हैं, वहाँ से आप नोट कीजिएगा, थ्योरी में भी है। यहाँ बस याद रखने के लिए कि आपको कितना करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि एक सिंगल चार्ज लेना है Q और एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है स्फेरिकल। ठीक है, अब हमको नहीं मालूम है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्योंकि हम कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम है, लेकिन यह मालूम है कि अगर यह प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, यहाँ पर भी रेडियली आउटवर्ड होगा। यह तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज होता है। एरिया वेक्टर भी यहाँ बाहर की ओर ही होगा और वह रेडियल होगा, और सिमेट्री होने की वजह से इस प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा एक जैसा होगा। क्यों? क्योंकि हर एक जगह से यह सिमेट्री है, एक ही जैसा सिचुएशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा सेम होगा। तो बाई गॉस लॉ हम जानते हैं, गॉस लॉ से ये होता है कि टोटल फ्लक्स जो है Q/ε0 हो जाएगा, और कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया, E.ds का इंटीग्रेशन पूरे क्लोज सरफेस पर, यह Q/ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मालूम है कि जो भी होगा यूनिफॉर्म होगा, बाहर निकल गया, और एरिया होगा जो भी होगा, एरिया ds का इंटीग्रेशन वह क्या हो जाएगा 4πr² बराबर Q/ε0। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 1/4πε0 Q/r²। प्रूफ हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, कूलम्ब्स लॉ भी कहता है कि एक पॉइंट चार्ज के कारण यही इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, बस प्रूफ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। कहता है कि पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन ईच। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। देखो एक क्यूबिकल सरफेस है, क्यूब है ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। साइड से हमको कोई माने मतलब नहीं है, साइड के वजह से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब क्या है कि उसके चार्ज जो है कहाँ है, Q बराबर 2 माइक्रोकूलम एट द एज रखा हुआ है। क्यूब के कहाँ रखा हुआ है, किनारे पे रखा गया है। देखो ये चीज आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, इसमें पोजीशन हम देते हैं और शेयरिंग देते हैं, कितना पार्ट इनसाइड द क्यूब होता है, गौर से यहाँ देखते हैं। ये आपको केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट में पढ़ना है। पोजीशन पार्ट इनक्लोज्ड, कितना पार्ट उसका इनक्लोज्ड रहेगा। देखो क्यूब के केस में हम बोल रहे हैं पोजीशन इन क्यूब। पहला है बॉडी सेंटर, अगर बॉडी सेंटर पे चार्ज को रख दिया जाए तो पूरा का पूरा चार्ज क्या होगा, पूरा का पूरा चार्ज आपको उस बॉडी के भीतर ही रहेगा। ठीक है, अगर सरफेस पर रख दिया जाए तो सिर्फ उसका आधा पार्ट ही उसके भीतर होगा। गौर से देखो, जैसे यह एक क्यूब जैसा, अगर सरफेस पर रखोगे किसी चार्ज को तो यह अगर सेंटर यहाँ पे है तो इसका मतलब क्या है कि आधा इसके भीतर होगा और आधा बाहर होगा। देखो यहाँ दूसरा क्यूब लाएंगे तो क्या होगा, वह ढक जाएगा, यानी 2 क्यूब से वह पूरा पूरा ढक जाता है। इसका मतलब है कि वह आधा आधा दोनों में बटेगा। यही जब किनारे पर रखते हैं, एज पर, किनारे पर जब रखोगे, यहाँ पर रखोगे, उसका सेंटर यहाँ पे है, तो आपको मालूम होगा अगर यहाँ पर सेंटर रखोगे तो क्या होगा, इधर से लाओगे तब भी आपको आधा ऊपर बचा हुआ रह जाएगा, यानी टोटल 4 क्यूब से ला के ढकना पड़ेगा। गौर से देखो, अगर सेंटर पे ऐसे रखा, 3 डायमेंशनली है, तो अगर यहाँ है सेंटर तो ऐसा, अभी ये क्या है किनारे पे रखा हुआ है, किनारे पे, तो इतना बाहर भी है, 1/4 पोर्शन ही इसके अंदर होगा। अगर इसको 3 डायमेंशनली आपको व्यू करना पड़ेगा, 3 डायमेंशनली आपको व्यू करना पड़ेगा। हम आपको ये फोटो स्क्रीन पर अभी हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है, आप फोटो देख लीजिए बॉडी सेंटर, सरफेस और
एज का, आपको सिर्फ 1/4 जो है वह क्या है इसमें होता है, और अगर कॉर्नर पे रख दिया जाए तो सिर्फ 1/8 होता है, जैसा कि आपको इस फोटो में दिखाया गया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर जो है कह रहा है कि किनारे पे रखा गया है, तो इसीलिए क्यू इन बराबर जो हो जाएगा हेयर, क्यू इन बराबर हो जाएगा 1/4 ऑफ 2 माइक्रोकूलम यानी ½ माइक्रोकूलम। तो इसीलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम है, इसलिए अब इस सब को वैल्यू पुट कर दो, जो आंसर हो जाएगा वह आपका आंसर हो जाएगा यहाँ। चलिए अगले लेक्चर को फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।